हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री खाटू श्याम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एकदम एक नया ही कंटेंट लेकर आया हूँ। इस वाले कंटेंट के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए अब राजस्थान में आरपीएससी, आरएसएसएमबी या फिर अपन कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेवेंट आपके अगर राजस्थान जीके, मैथ्स या फिर आप लोगों के लिए जो साइको है, स्पेशली मैथ्स और जीके और प्लस कुछ साइको जो अच्छे कंटेंट से रिलेवेंट जो पॉइंट्स होते हैं, कोई अच्छी जो थ्योरीज होती है उनसे रिलेवेंट मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बताऊंगा। इस वाले वीडियो के माध्यम से आज अपन राजस्थान की जो जीके है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट है, वो शुरुआत कर रहे हैं। पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले जो मैंने आप लोगों के लिए एक वाइवा टाइप एक वीडियो जो शेयर किया था, उस वाली वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं तो किस तरीके से ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं आप लोगों को आज यहाँ एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मेरे बोलने में और समझाने में थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है वो अभी हिंदी का ही है। धीरे धीरे इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा इंग्लिश मीडियम का भी बताना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन तब तक आप समझने के लिए, थोड़ा सा राजस्थान का एक प्रीव्यू देखने के लिए कि अपना प्यारा जो राजस्थान है वो कैसा दिखता है, कैसा राजस्थान है, ये समझने के लिए आप लोग ये जो मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उन्हें जरूर देखा करें। आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई राजस्थान से रिलेवेंट कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स टाइप का ही कंटेंट है। मैं आप लोगों को अपने स्तर पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। किस तरीके से राजस्थान में एग्जाम्स का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ वो अपने पास सेकंड ग्रेड टीचर और जो पीएसआई यानी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 होने वाला है, उनसे रिलेवेंट ही अपना टॉपिक रहने वाला है। अब अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। उसमें हम राजस्थान जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे जो मैंने बनाए हैं। ये वाला जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, यानी एक आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाए। तो चलिए अपन जो अपना कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि हमारी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को आप लाइक किया करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का एक हमारी नई शुरुआत में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। टीसीए के मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही कम टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से वीडियोज़ को देखना है और आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड है उसको भी इंक्रीज कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो आज अपना फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो राजस्थान का भौतिक जो विशेषताएं हैं, यानी जो, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ लाइन टू लाइन तो नहीं बताऊंगा, जैसे कि पूरा ऐसे कि पीडीएफ टाइप पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिर भी मैं वो पॉइंट्स या पीछे जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनमें आई हुई अगर जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेवेंट मैं आपको बातें जरूर बताऊंगा। अब जो एग्जाम ट्रेंड चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। ये वाला पैटर्न में ये समझ लीजिए कि एक रिविजन पैटर्न है अपने लिए। ये रिवीजन पैटर्न चल रहा है, मैं खुद का भी रिवीजन हो रहा है मेरा भी, और मैं आप लोगों का भी रिवीजन करवा रहा हूँ। जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को या जिस मेरे भाई बहन को वीडियोस देखने हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे, मेरे रिवीजन कराने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियोस को जरूर आप लाइक करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि बिल्कुल आपका टाइम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं आप लोगों को अगर हर बात है वो हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी तीनों भाषाओं में बताने की कोशिश करूंगा। मारवाड़ी भी मेरी उतनी अच्छी है जितनी हिंदी और इंग्लिश है, तो हम हर तरीके के कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना जो कंटेंट है उसकी रीडिंग करते हैं, किस तरीके से हमें अपना कंटेंट उसको तैयार करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भक्ति और शौर्य संगम तथा साहित्य, कला और संस्कृति का त्रिवेणी, यानी अपन ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में आप भक्ति काल के बारे में भी पढ़ते हैं जिसमें अपन मीरा, दादू दयाल, जो अपने पास हैं संतों के बारे में, जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। शौर्य काल के बारे में अगर अपन बात करें तो आप शौर्य में किसी को भी ले सकते हैं, चाहे बहुत बड़े ऐसे राजा महाराजाओं में राणा प्रताप हुए हैं। इसके अलावा अपने पास जयपुर के बहुत से ऐसे राजाओं के नाम आप जान सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो शौर्य की बात हो रही है का संगम स्थल। और साहित्य, तो साहित्य की अगर अपन बात करना चाहें तो साहित्य वाले पोर्शन में आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी, जो अभी पूछा गया था एक वर्ड अपने पास सेकंड ग्रेड में, विगत,
इन विगत का मतलब होता है कि कोई एक जैसे अपने पास घटनाएं हुई है उनका एक प्रारूप होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को प्रस्तुत करना। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि नेक्स्ट देखिए आगे लिखा है कला व संस्कृति। कला मतलब अपने पास आपको पता है राजस्थान में कला की तो कोई कमी नहीं है, कला तो इतनी ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। इसके अलावा संस्कृति की बात कर लेते हैं। संस्कृति का आपको पता ही होगा, अपनी वेशभूषाएं, अपना ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, उनसे रिलेवेंट। तो राजस्थान इन सब का एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का मतलब इन सबको मिला के राजस्थान का जो स्ट्रक्चर प्रारूप है वो एकदम मिला जुला सा है। तो ये कह रहा है कि हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के गौरवमयी इतिहास के साथ ही उभरता मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूप एवं रेत के सागर का दृश्य, अरावली की श्रृंखलाओं का फैलाव तथा चंबल नदी के बहाव का दृश्य है। ये जो सब कुछ जो लाइनें लिखी हुई है ना, वो एक राजस्थान के पर्टिकुलर पॉइंट या स्ट्रक्चर को बता रही है कि राजस्थान का इतिहास किस तरीके से विस्तृत है, किस तरीके से फैला हुआ है। आगे अपन अगर बात करें ना, तो राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ इतिहास और भूगोल का एकाकार हो रहा है। एकाकार होने का मतलब है अपने पास राजस्थान में आपको पता है हिस्ट्री और जो अपना इतिहास है और जो अपना ज्योग्राफी है वो एकदम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन दोनों को एक जगह लाकर मिला देता है। जैसे अगर आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो उन्होंने अपने युद्ध है वो पहाड़ों में लड़े थे। तो आप देख लीजिए, आप भूगोल और इतिहास दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, यही एकाकार बता रहा है। आगे बात करते हैं। आगे अगर अपन देखना चाहें ना, तो राजस्थान राज्य की जो रीढ़ की जो हड्डी है वो अपने पास आपको बताइए अरावली पर्वतमाला है। उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी बात करें, सरिताएं का मतलब नदियां हैं, चाहे वो बनास की बात हो, चाहे वो अपने पास बेडज की बात हो, चाहे वो अपने पास लूणी की बात हो, चाहे वो अपने पास साबरमती की बात हो, चाहे चंबल की बात हो, चाहे अपने पास बाणगंगा, प्राग ऐतिहासिक काल की अनेक बहुत सारी नदियों के बारे में। तो इन सब के बारे में अपन आराम से 1 बाय 1 के बारे में भी जानेंगे। आगे देखिए, राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान का जो नामकरण हो किस तरीके से नामकरण हुआ है। तो राजस्थान के नामकरण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कह रहा है राजस्थान प्रदेश के अलग अलग कालखंडों के विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। अलग अलग विभिन्न कालखंडों का मतलब है हर अलग अलग टाइम में अलग अलग इनके नाम रहे हैं। अपन को याद करना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रामायण काल है उसमें इसको मरुकांतार कहा गया। एक अपन को ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है, जो बसंतगढ़ शिलालेख है ना, उसमें जो है वो सिरोही में मिलता है और उसमें राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजकल है ना कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको याद करना है। ऐसा कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में मिलता है उसमें राजस्थान जो अभी राज्य है उसका नाम राजस्थान आदित्य मिलता है। कारण में मूणोत नैन श्री ख्यात में नामक जो पुस्तिका है उसमें इसको राजस्थान शब्द का उल्लेख दिया गया है। तो आपको फिर वहां आराम से नीचे लिखना है कि कथन वह कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात है। मूणोत नैन सी अपने आप में अलग है, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में वो अलग जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, ये चौहानों से रिलेवेंट एक शिलालेख है। नैन श्री ख्यात पुस्तिका हो गया राजस्थान के बारे में। तो आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करना चाहें, मरुस्थलीय इलाका होने के कारण ये प्रदेश मरु देश या फिर मरु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता रहा है। बहुत एग्जामों में पूछी जा चुकी है। क्या है लाइन, ये कह रहा है सर्वप्रथम इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये इस बंदे ने सबसे पहले राजपूताना, क्योंकि देखो राजपूताना का मतलब होता है राजाओं के द्वारा जहां पे राज किया जा रहा है ना, वो राजपूताना कहलाता है। तो सबसे पहले ये वर्ड है ना वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे देखते हैं, राजस्थान जो शब्द है ना उसका प्रयोग इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड, आपको पता ही होगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। कर्नल जेम्स टोड जो वही व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को पूरा तरीके से एकदम विजिट किया था और उनकी यहाँ हर बात को उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें राइट किया था। देखिए उनकी बुक का नाम भी नीचे आराम से लिखा हुआ है। राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो कर्नल आए थे यहाँ पे जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, मुझे लग रहा है आगे आने वाली किसी एग्जाम में कथन कारण में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। आगे कह रहा है कि दूसरा नाम, उसी बुक का दूसरा नाम देखो, ये था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लेकिन जो इसी का दूसरा नाम था ना वो था सेंट्रल एंड वेस्टर्न। सेंट्रल का मतलब मध्य एंड वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी राजपूत मतलब जहाँ राजा है ना, जहाँ राज कर रहे हैं वो वाले स्टेट्स मतलब राज्य ऑफ इंडिया, भारत के। तो इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन है ना वो 1829 में 1829 में किया गया था। ये वाली इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस वाली 1805 में आई थी, जो उनकी बुक आई थी ना राजस्थान को उन्होंने जब राजपूताना कहा था तो वो 1805 में बुक आई थी, ये 1829 में बुक आई है। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो पुरानी बहियां उनके आधार पर इस प्रदेश को रजवाड़ा या राजस्थान भी कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो इसको नाम दिया था राजस्थान, और जो जॉर्ज थॉमस थे ना उन्होंने नाम दिया था इसको राजपूताना। अगर अपन ऊपर का थोड़ा सा 1 मिनट अगर रिवाइज करें तो ऋग्वेद में इसका नाम ब्रह्मवर्त,
जो सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें इसको राजस्थान आदित्य और मुणोत नेरसिरी ख्यात में इसको राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के दौरान, अब एकीकरण में इसको नाम क्या दिया गया, तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में यानी सेकंड फेज में अगर बात करें ना, तो राजस्थान शब्द पहली बार इसमें जुड़ा था। किसमें? एकीकरण में। और आपको पता है एकीकरण में मेन रोल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। तो एकीकरण के दौरान जो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ बना था ना, उसमें अधिकांश रियासतों के विलय हो जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें से अगर मैं आपको कहूँ तो मेनली जो है ना वो 4 रियासतें मिली थी, जिसमें बड़ी जो एरिया में तो बड़ी रियासतें थी ना वो मिली थी, जिसमें जयपुर है अपने पास, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। ये वाले जो अपने पास रियासती विभाग थे ना वो इसमें मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, फिर राजस्थान नाम पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इधर वाला लगभग लगभग पूरा वेस्टर्न एरिया कवर कर लिया था इसने। आगे बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजस्थान का संवैधानिक नाम की मान्यता जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब आगे कथन कारणों में ऐसे ही पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता वो 26 जनवरी 1950 को मिली। आगे बात करते हैं, जो वर्तमान स्वरूप बना था ना वो 1 नवंबर 1956 को मिला था। ये इसका रीजन क्या रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिरोही के कुछ माउंट आबू एंड जो कुछ इलाके थे उनको क्या किया था, महाराष्ट्र में मिला दिया था। और जैसे सुनील टप्पा गांव, सिरोंज गांव, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, उन वाले गांव को भी बाद में अल्टरनेटली चेंज किया गया था कि एमपी में देना है या राजस्थान में देना है। तो ये पूरी की पूरी जो ना हुई थी ना वो अपने पास राज्य पुनर्गठन आयोग है। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर उसके बाद दोबारा से ना राजस्थान का जो स्ट्रक्चर उसको शेड्यूल किया गया था। और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को जो आज अपन जिस ओरिजिनल राजस्थान में रह रहे हैं ना उसका स्ट्रक्चर सामने आया था बन करके। राजस्थान की अवस्थिति एंड विस्तार, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अवस्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। देखिए, अवस्थिति और विस्तार के बारे में क्या पॉइंट दे रखा है अपन को, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। देखिए ये मान लीजिए कि है ना अपने इंडिया का अगर मैप होगा ना तो इसमें अपन इस वाले हिस्से में स्थित है। तो हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो गया पश्चिम मतलब वेस्ट। तो अपन इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से में स्थित है। इसका मतलब अपन कौन से हिस्से में कहलाते हैं, उत्तर पश्चिम भाग में। आगे बात करते हैं, राजस्थान के ग्लोब में जो स्थिति है, ग्लोब बोले तो अपने पास जो ये ग्लोब होता है ना इसकी बात कर रहे हैं। अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये अपने पास ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है अपने पास अर्थ में, जो इमेजिनरी लाइन है दोनों ही, उनमें से ये वाली जो लाइन है इसको तो आपको पता है इक्वेटर लाइन बोलते हैं, जो भूमध्य रेखा है। तो अगर अपन ग्लोब में स्थिति देखें ना तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये अपनी अक्षांश है। इस अक्षांशीय दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इस साइड में राजस्थान। और बात करें ना देशांतर, देशांतर मतलब ये वाली जो देशांतर लाइन है उनकी दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बन गया है। ये वाला देखो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध बन गया है। कह रहा है कि राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी है। आगे भौगोलिक स्थिति है, मैं आपको कहना चाहूंगा यहां से फर्स्ट ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, ये वाला फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को ध्यान से देखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरीके से। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अपन है ना दोनों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, राजस्थान का आप अगर मान लीजिए कि ये देशांतरीय और जो अक्षांशीय स्थिति अगर वो लिख रहे हैं, अगर आप राजस्थान के बारे में बात करें ना तो राजस्थान का अगर ये अपने पास स्ट्रक्चर है ना तो ध्यान से सुनिए, अपन है ना इस वाली लाइन से यानी अक्षांश लाइन से ऊपर की तरफ है तो हर जगह उत्तरी अक्षांश ही आएगा, और इस वाली लाइन से अपन है ना सिर्फ ईस्ट वाली साइड में है ना तो अपने पास पूर्वी देशांतर ही आएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बारे में लिखेंगे तब तो आप पूर्वी देशांतर के बारे में, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बारे में लिखेंगे ना तब आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें उत्तरी अक्षांशों के बारे में दोनों पॉइंट हो जाएंगे। तो 23 डिग्री 3 मिनट से, देखिए यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से आपको पता ही होना चाहिए 23.5 डिग्री आपको पता है ये कर्क रेखा है अपने, तो कर्क रेखा, इसका मतलब कर्क रेखा है ना राजस्थान के अंदर से जाती है, क्योंकि देखिए ये 23.5 है और ये 23.3 ही है। तो 23.3 से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, तो 23.3 उसके बाद 23.4 और 23.5 तक अपने पास राजस्थान है। राजस्थान में कर्क रेखा, इसका मतलब राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में से, तो बांसवाड़ा के तो लगभग एक पूरा गांव है उसमें से कवर करती हुई जाती है, लेकिन डूंगरपुर के सिर्फ जो उसकी लाइन है ना बाउंड्री लाइन उसको सिर्फ से छूते हुए निकलती है। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि जो 23.5 डिग्री अपने पास जो कर्क रेखा है ना वो राजस्थान में से होकर निकलती है। ये कौन से दो जिलों से, तो दोनों जिलों के नाम याद रखने हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, भी आगे आ जाएगा ऐसा ना, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी। तो 23 डिग्री 3 मिनट से अपना जो राजस्थान में, एक बार राजस्थान का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना के बता रहा हूँ कि यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान जो है उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 23 से 30 डिग्री के बीच में देख लो, इतने डिग्रियों के बीच में राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है। और
जो राजस्थान का जो फैलाव है ना, राजस्थान का अगर देखा जाए फैलाव बोला जाए तो यहाँ अपने पास उत्तरी जो अक्षांश है उन दोनों में जो डिग्रियों के बीच में गैप है ना वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। और अगर अपन देशांतरीय अक्षांशों के बीच में राजस्थान का फैलाव देखें ना तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो इन दोनों के बीच में 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के बीच में गैप है। कहने का मतलब है इनमें 8 डिग्रियां निकल जाती है। देखिए 70 जो 69 के बाद 70, फिर 71, 72, 73, 74 ऐसे, समझ गए। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ये वाला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 23 डिग्री 3 मिनट जो नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट भी वापस नॉर्थ तक ही है, और 69 डिग्री 30 मिनट जो अपने पास ईस्टर्न से है ना 78 डिग्री 17 तक अपने पास ईस्ट साइड में ही अपने पास फैला हुआ है। राजस्थान की अगर बात करें तो देशांतर में 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर होने के कारण राजस्थान के जो सबसे पूर्वी गांव जो सिलावट गांव है जो धौलपुर में है, और सबसे पश्चिमी जो गांव कटरा गांव है, इंपोर्टेंट है। सूर्योदय में जो अपने पास सनराइज है ना उसमें जो गैप है वो लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का होता है इन दोनों में। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि जो सबसे ईस्टर्न अपना जो विलेज है वो सिलावट है, और सबसे जो वेस्टर्न है वो अपना कटरा गांव है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के लास्ट पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। लास्ट पॉइंट कौन से हैं, जैसे अभी जिनके बारे में अभी अपन ने बात किया कि पूर्वी और पश्चिमी जो दो गांव है, यानी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो गांव है उन दोनों की बात की गई है। कहने का मतलब है जहां से अपना जो पूर्वी देशांतर या फिर उत्तरी अक्षांश ये जहां से स्टार्ट होते हैं और जहां तक फिनिश होते हैं ना उन वाले गांव की बात की गई है, उन विलेजेस की बात की गई है। तो उत्तरी बिंदु की अगर बात करें ना तो याद करना है उस गांव का नाम कोणा गांव है, जैसे आपके कोई गांव का नाम होता है ना वैसे ही। और वो कहाँ पड़ता है, वो गंगानगर में पड़ता है। और कितना है उसका जो अपने पास लोकेशन देखे ना वो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है। आगे बात करें तो जो साउथ पॉइंट की बात करें ना तो बोरकुंडा गांव है जो जो अपने पास बांसवाड़ा में पड़ता है। यही वो गांव है बोरकुंडा जिसमें से अपने पास जो 23.5 डिग्री जो है ना कर्क रेखा वो यहाँ से निकलती, टॉपिक ऑफ जो कैंसर वाली है ना वो यहाँ से लाइन पास होती है। पूर्वी पॉइंट की बात करें तो सिलावट गांव है जो राजाखेड़ा धौलपुर में 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट में है। जो बिंदु है ना वो कटरा गांव सम जैसलमेर में, और ये आपको पता ही होगा सम में तो लोग धोरे जो है उनमें घूमने के लिए बहुत बार जाते हैं, यानी एक अपना बात करें तो ये एक अपना टूरिस्ट प्लेस भी है। तो इस तरीके से इसको याद करना है। राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना वो नागौर जिले में प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार नागौर जो राज्य का है ना वो मध्यवर्ती गांव है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मध्यवर्ती गांव में बात करें तो मेड़ता तहसील, मेड़ता आपको तो पता ही होगा, मेड़ता फेमस है। तो मेड़ता जो तहसील है ना उसके लामपोलाई में ये दोनों एक जगह मिलती है। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर अपन इसके राजस्थान के उत्तरी बिंदु और जो दक्षिणी बिंदु है इन दोनों को, और अगर अपन पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को मिलाएं तो जिस गांव में ये मैच करती है ना, ये कहा जाए तो ओरिजिन जो है राजस्थान में वो अपने पास लामपोलाई गांव है। याद आया, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु जो होता है ना वो अपने पास लामपोलाई गांव है जो मेड़ता तहसील में नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, ये नागौर जिले में पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो लगभग 27 उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर अपन यहाँ से 30 से स्टार्ट 23 डिग्री 30 मिनट से चले थे, और जब यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट तक चल रहे थे ना, कि अपन जब यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से चले थे और 30 डिग्री अगर 12 मिनट तक चले ना, तो जो मध्यवर्ती जो लाइन बनती है ना इधर वाली, वो जो लाइन और जो ये वाली जो दोनों लाइंस हैं उनमें से ये वाली जो मध्यवर्ती लाइन बनती है ना अक्षांश लाइन, वो अपने लगभग 27 डिग्री है। समझ गए, 27 डिग्री है। मैंने आपको उनके बीच में आराम से जो जितना गैप है बाकी सब चीजें उनके बारे में आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। और ये वाली जो लाइन है ना जो मध्यवर्ती लाइन है वो राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर इन सबसे होकर के पास होती है। तो अक्षांशों के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए 74 डिग्री है ना जो अपने पास पूर्वी देशांतर रेखा है वो राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। देखिए अपन ने इधर से बात की तब तो 23 डिग्री से अपने चलना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना है, किस तरीके से याद करोगे। देखिए अपन राजस्थान की अगर बात करें तो अगर अपन ने इधर से चलना स्टार्ट किया तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अपन जब चले तो 27 डिग्री जो थी वो लगभग बीच में से थी। अब अगर अपन इधर से चलना स्टार्ट करें तो 69 डिग्री अपन जब चलते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से, तो अगर उसका मध्यवर्ती पूछा जाए तो 74, क्योंकि 69 के बाद कौन आएगा 70, 71, 72, 73, तो 70 जो 4 वाली लाइन है ना 74 डिग्री पूर्वी देशांतर वो राजस्थान के बीचों बीच क्रॉस होगी। अब आगे बात करते हैं। ये जो है ना ये वाली जो रेखा है वो फिर अगेन देखिए इसमें भी नागौर आ रहा है और उस पीछे वाले में नागौर आ रहा था, इसलिए कहा जा रहा है कि जो नागौर जिला है ना वो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। राजस्थान का जो सिलावट है धौलपुर वो सूर्योदय, और जो कटरा गांव जैसलमेर में सूर्य अस्त होता है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए यह भी जाने में देखते हैं क्या, यह भी जाने में कह रहा है कि करक रेखा राजस्थान को, करक रेखा यानी टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो राजस्थान को किस तरीके से क्रॉस करती है। देखिए करक रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से तथा डूंगरपुर जिलों की सीमा पर चीखली गांव से गुजरती है। यानी डूंगरपुर जिला है उसका जो दक्षिणी सीमा पर जो स्थित गांव है ना चीखली गांव, वहां से, और कुशलगढ़ जो गांव है राजस्थान का, उन दोनों के कुशलगढ़ गांव के तो एकदम बीचों बीच से क्रॉस होती है।
कर्क रेखा की जो राजस्थान में जो लेंथ है ना, या अपन कहें कि लंबाई है, जो उसकी डिस्टेंस है कि राजस्थान में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के जो सबसे पास स्थित जो अपन बात करें ना शहर या जिला मुख्यालय तो बांसवाड़ा है, और उसका गांव की बात करें तो हुसलगढ़ है। कर्क रेखा से सबसे दूर की बात करें तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस में गंगानगर उससे सबसे दूर है। और राजस्थान में सूर्य की जो तिरछापन है ना, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। यानी अपन साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ चले ना राजस्थान में, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं सन के बारे में बता देता हूँ। अगर अपन ये अपना अंडाकार रूप में पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे आप अगर बात करें तो बीच वाली जो लाइन इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या अपन भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, यहाँ 23.5 डिग्री ये वाली होगी और 23.5 डिग्री ही मकर रेखा होगी। तो अपन जब देखते हैं ना, तो सूर्य इन्हीं तीनों लाइनों के बीच में और इनके ऊपर ही अपना पूरा का पूरा जो रोटेशन है, या फिर जो अपने कहे ना, तो सन इन्हीं के बीच में चमकता है। यानी इसके इन्हीं तीनों लाइन्स के बीच में सन का पूरा है। तो अपन बात करें तो राजस्थान में इस वाली लाइन पर, यानी जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इस वाली लाइन पर कर्क रेखा पर राजस्थान में गर्मियों में सूर्य यहाँ चमकता है। अगर अपन बात करें तो जैसे सितंबर में, उस टाइम में मार्च में यहाँ चमकता है। और इसके अलावा अगर बात करें ना अपन, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको पता ही होगा जनवरी में अपन मकर संक्रांति मनाते हैं, तो वो मकर रेखा की वजह से मकर संक्रांति मनाते हैं अपन। तो मकर रेखा के ऊपर 14 जनवरी को मकर रेखा के ऊपर चमक रहा होता है। तो कुल मिला के इन्हीं तीनों लाइनों पर है। तो अपने कह रहे हैं कि जब इन्हीं तीनों पर है, तो राजस्थान तो 23.5 डिग्री से ऊपर रह गया। तो इसकी इसी वजह से कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपन देखें ना, तो बांसवाड़ा से अगर अपन ऊपर की तरफ आए गंगानगर की तरफ, तो अपने पास सूर्य की जो किरणें उनका तिरछापन बढ़ता जाता है ना। तो सूर्य का जो सबसे सीधापन है वो बांसवाड़ा में है, सबसे तिरछापन वो गंगानगर में है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माही नदी है, माही नदी के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे रीट में। एक क्वेश्चन तो आया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है निम्न में से, तो उसमें एक ऑप्शन सिर्फ माही था जो गिरती है। बाकी जो नदियां थी उनमें या तो अंतःस्थलीय प्रवाह की थी, या फिर ऐसी नदियां थी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। दूसरा क्वेश्चन माही नदी के बारे में ये आया था कि माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो किस तरीके से राजस्थान में काम करता है। अपवाह क्षेत्र का मतलब है कि इसका जो वाटर है ना, वो कितना ऐसा एरिया है जिसको सिंचित कर रहा है, या वहां पे जो फसल वगैरह की जा रही है। आगे अगर अपन देखें ना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और इस दिन राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि 21 जून को, यानी जून वाले टाइम में जो कहा है राजस्थान का जो कुशलगढ़ गांव नहीं, समझ लीजिए कि उसके ऊपर एकदम उसके ऊपर ही चमकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, सूर्य उस पर चल रहा होता है। यहाँ आपको कह रहा है कि राजस्थान जो राज्य है ना, वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। देखिए उपोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध में और शीतोष्ण में कौन से ऐसे स्टेट्स या प्लेस हैं वो आते हैं। देखिए मैं आपको कहूँ कि मान लो ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में अभी अपन ने जिन 3 लाइनों की बात की ना, कौन कौन सी 3 लाइनें, एक तो कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। इन तीनों के बीच में जो जो चीजें आती है ना, वो सब उष्ण में आती है। उष्ण का मतलब होता है वहां पे हाई टेम्परेचर रहता है एनी टाइम। कैसे रहता है? क्योंकि सूर्य इन्हीं तीनों के बीच में चमक रहा होता है। तो इनको माना गया है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये पृथ्वी का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा अपने पास, उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। अब इसके जस्ट पास में जो है ना, इसके जस्ट पास में जैसे मान लीजिए इसके पास में ये जो रीजन है, और इस वाली साइड में भी ये जो रीजन है, ये वाला रीजन कहता है उप उष्ण। आपको पता है उप वर्ड लगाते हैं, इसका मतलब वहां थोड़ा सा तापमान कम हो रहा है, तो ये उप उष्ण कहलाते हैं। तो राजस्थान कौन से में आ रहा है? उप उष्ण में आ रहा है। अब दूसरी बात और करते हैं सर, इससे आगे वाले यहाँ सूर्य का टेम्परेचर बहुत कम पहुंच पाता है। जो लास्ट वाले रीजन है, जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है दोनों साइड में, ये कहलाता है शीतोष्ण। ये वाला शीतोष्ण है, ये वाला अभी मैंने बताया ये उप उष्ण है, ये उप उष्ण है। और ये वाला जो रीजन है, ये अपने पास क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो राजस्थान उप उष्ण कटिबंध में आता है, और बांसवाड़ा जिला ऐसा एक जिला है जो उष्ण कटिबंध की स्थिति में भी आता है। क्योंकि एकदम राजस्थान कर्क रेखा है ना, वो बांसवाड़ा है, उसको एकदम लगभग 26 आपन ने बात की कि 26 किलोमीटर है ना उसके बांसवाड़ा में से पास होती है। इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में भी आता है और कुछ हिस्सा उप उष्ण में भी आता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा राजस्थान का जो आकार और जो स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आकार के बारे में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल ये बहुत अच्छे से याद करना है आपको, और आजकल मुझे लग रहा है मील वाला याद करना चाहिए, क्योंकि वर्ग किलोमीटर वाला तो याद है बच्चों को। 3,42,239 याद करना है। 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब किलोमीटर को मील में जब चेंज करते हैं ना, तो यहाँ अपने पास यही एरिया बन जाता है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, ऑलमोस्ट यूं मान के चलो कि 3 किलोमीटर से ना 1 मील बनता है लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो यहां बन गया 3,42,239 ऐसे याद करते हैं। और या फिर अगर इंग्लिश में देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1,32,140 स्क्वायर मील। अब भारत की जो टोटल एरिया है ना, उसका राजस्थान कितना एरिया कवर करता है? तो अगर अपन बात करें ना, तो 10.41% एरिया कवर करता है। 28 स्टेट्स में से इतना एरिया कवर करने का मतलब है राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करें तो ये कांगो जो रिपब्लिक देश है ना, कांगो रिपब्लिक देश जो अपने पास अफ्रीका महाद्वीप में है, याद करना है 3,42,000, उसका भी यही लगभग लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, याद रखना है।
आप ऐसे जब डेटा पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ अपने पास जब लिखा हुआ था तो पूरा डेटा लिखा हुआ था 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ जब डेटा लिखा हुआ ना 3.42 लिखा हुआ है, लेकिन आगे देखो जो यूनिट कह रही है ना कि 3 है ना वो लाख में होना चाहिए, तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, उसके बराबर है लगभग। और कांगो रिपब्लिक देश जो अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे बात करते हैं। तो इसके अलावा भी अपन बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में अपन को जानना चाहिए। कांगो रिपब्लिक के अलावा भी बहुत से ऐसे राजस्थान है ना जो अदर कंट्रीज के एरिया के इक्वल है। उनमें बात करें तो पोलैंड उसके भी लगभग लगभग पास में, ये वियतनाम है, फिनलैंड की बात कर लेते हैं, जर्मनी की बात कर लेते हैं, जापान की बात करते हैं और नॉर्वे की बात करते हैं। इनमें से मैं आपको ये जरूर कहूंगा, जर्मनी वाला एरिया पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड 2025 का एग्जाम हुआ था ना सितंबर में, उसमें ये पूछा गया था कि राजस्थान इनमें से किस ऐसे देश के एरिया के लगभग लगभग बराबर है। तो उनमें बाकी तो जो ऑप्शन थे ना वो बहुत कम एरिया वाले थे, लेकिन जर्मनी उसमें सही ऑप्शन माना गया है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल जो की दृष्टि से जापान से थोड़ा छोटा है, इंग्लैंड से दुगुना है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड वही इंडिया कंपनी और ब्रिटिश जो यहाँ पे हुकूमत रही थी उसके बारे में। चेकोस्लोवाकिया है उससे 3 गुना है, श्रीलंका से बात करें तो 5 गुना, और इजराइल से बात करें ना तो 17 गुना है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान का जो आकार है वो कर्नाटक और गुजरात से 2 गुना है। कर्नाटक और गुजरात इन दोनों से लगभग लगभग डबल है। ओडिशा और तमिलनाडु से 2.5 गुना है। बिहार से बात करें तो आपको बिहार वाला तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, तो बिहार से कितना गुना है? 3 गुना है अपना एरिया। और केरल से बात करें तो 5 गुना, और पंजाब से और हरियाणा से बात करें तो लगभग लगभग 7 गुना है। राजस्थान की जो आकृति है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मोस्ट है, एकदम घोट लेना इसको तो। और क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से थोड़ा सा ट्राई करना। पहली बात, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कथन कि सर्वप्रथम राजस्थान के जो आकृति उसके बारे में टी.एस. हेडले ने बताया था। फिर आपको जो निजे कथन के बाद जो कारण आते हैं उनमें लिखा हुआ आ सकता है कारण में कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो आपको लिखना है ए सही है, आर सही है, और आर ए की व्याख्या करता है ये नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने पहली लाइन में बोला था टी.एस. हेडले ने बताई थी, तो इस बात का इससे क्या लेना देना है कि उसकी आकृति पतंगाकार है, तो इससे मतलब क्या है, उनका आपस में इंटरकनेक्शन होना है। अगर इन दोनों लाइंस का आपस में इंटरकनेक्शन होता है तब तो आपको कथन और कारण दोनों के बारे में लिखना होता है, अदरवाइज नहीं लिखना होता है। आगे देखिए, में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है पूर्व से पश्चिम वाली जो लंबाई है ना वो राजस्थान की ज्यादा। और कितना गैप है इन दोनों में? इन दोनों में 43 किलोमीटर का गैप है। कितने का गैप है? 43 किलोमीटर का गैप है, 43 किलोमीटर का गैप है। तो पूछे गए हैं 2025 की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, उसमें पूछे गए हैं कि उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो तो 826 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। जो अभी पेपर हुए हैं या कोई पुराने पेपर हुए हैं उनमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ही डिस्कस करता रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई का जो डिस्टेंस है या गैप है या उनका डिफरेंस है ना वो मैंने अभी आपको बता दिया 43 किलोमीटर है। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है, ये पॉइंट भी याद करना है, क्योंकि जितने अपने पास ईस्टर्न जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनका एरिया बहुत ही कम है। उनमें से अगर बात करें तो धौलपुर सबसे छोटा है, और जो वेस्टर्न राजस्थान है ना उनमें आपको पता ही होगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ये 5 ऐसे बड़े अपने पास डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। राजस्थान से पश्चिम की ओर बढ़ने पर तो जिलों का क्षेत्रफल बढ़ता है और जनसंख्या घटती है, क्योंकि एरिया जब बहुत ज्यादा होगा ना तो उसमें आपको पता है पॉपुलेशन है ना या उसका जो डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम दिखता है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है और सबसे छोटा शहर बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा है वो है। याद करना है ये शहर की बात हो रही है ना कि एरिया वाइज वैसे पूछा जा रहा है। आपको कह रहा है कि सबसे बड़ा शहर आपको पता है जयपुर है और सबसे जो छोटा शहर है वो बांसवाड़ा का बोरखेड़ा शहर है। तो इस तरीके से कुल मिला के मैंने आप लोगों को थोड़ा सा राजस्थान का जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, किस तरीके से राजस्थान पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी इन सब गोलार्धों के बीच में मिला के किस तरीके से उसकी स्थिति है, इसके अलावा राजस्थान की क्या आकृति है और राजस्थान की आकृति के बारे में किसने बताया। अलग भी अगर पॉइंट्स की बात करें तो राजस्थान में जो अपन ने स्टेट्स है उनके बारे में अभी इतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स मैंने पीछे आए हुए उनके बारे में बता दिया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी मैं कंटिन्यूअसली आपको बताता रहूंगा। इस तरीके से अपना जो ये यात्रा चलती रहेगी और एक रिवीजन मोड में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा अभी राजस्थान जीके के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो बताया अभी तक, और आराम से आप लोगों को बढ़िया तरीके से PSI जो है 2026 है उसका एग्जाम जो आ रहा है जल्दी, उसकी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए। इसी के साथ आप सभी को मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं जल्दी पॉइंट है उनको आपको बताता रहूंगा और अपने एक रिवीजन मेथड में बढ़िया तरीके से स्टडी करते रहेंगे। आप आराम से वीडियो को देखते रहा करो, बढ़िया तरीके से सुनते रहा करो, और जो पॉइंट अच्छा लगे उसको आराम से शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिखते रहा करो। चलिए, आप सभी का टीसी में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।